ओके स्टूडेंट्स, लिसन मी टू मी। हम कहाँ पे थे? तो एक चीज क्लियर हुआ, थोड़ा सा जल्दी करते हैं अब इसको। एक चीज क्लियर हुआ कि कभी भी किसी चीज का फ्लो हमने क्या ऑब्जर्व किया, विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स वी ऑब्जर्व हियर that the current will flow when we create a two potential. The first potential is higher and the second potential is lower. Then it is possible to flow the electric charges, to flow the charges, and we know the flow of the charge is called the electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट हम कब चार्जेस को कब फ्लो कराते हैं? करंट को कब हम फ्लो करा सकते हैं? जब चार्जेस फ्लो करें। और चार्जेस फ्लो कब करेंगे? जब एक पोटेंशियल हायर हो, दूसरा पोटेंशियल लोअर हो। अब जरा समझते हैं कुछ और चीजों को। डायरेक्शन में ही जो है टॉपिक आपका, ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर का मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। ये सपोज करो पतला सा वायर था, मैंने इस वायर का ऐसा एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जिसको मैंने यहां पे फिगर में ड्रॉ कर दिया। एंड वी नो दैट द वायर कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स. The wire contains electrons. Which type of the electrons? It contains electrons as well as free electrons also. So finally, this is the diagram, this is the figure in which it shows that the electron is present and it is flow in the random direction, and we can also say that it is in the zigzag motion. ये zigzag motion में मूवमेंट कर रहे, टेढ़ा मेढ़ा घूम रहे, कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, कोई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, कोई इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड, कोई राइट साइड में, कोई लेफ्ट साइड में। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं और वो फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो एक हम वायर लिए, वायर को कनेक्ट कर दिए एक फैन से या एक बल्ब से, और आप स्विच को ऑन ना करो, स्विच ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब आप बैटरी से नहीं जुड़े हो, आप करंट उसको नहीं दे रहे हो। तो जब आप सेल से कनेक्ट नहीं करते हो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पे प्रॉपर्ली फ्लो कर पाते होंगे? ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये कि हमारे पास अगर एक वायर है, इस वायर को हम बिना बैटरी के कनेक्ट किए हुए चाहते हैं कि हमारा कोई बल्ब जल जाए, हमारे पास ये वायर है और इस वायर को हमने कनेक्ट किसी चीज से नहीं किया हो, और सोचें कि इसको दोनों को प्लस और माइनस जो भी है इसका टच करा के हम फैन या किसी बल्ब को ऑन कर सकें। ऐसा नहीं देखा गया। कब तक ऐसा नहीं होता है? जब तक हम इसको कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या एक किसी सेल बैटरी से नहीं करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वो बल्ब ग्लो हो जाता है, वो फैन ऑन हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि स्विच ऑन करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे? फ्लो तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले क्या रिजल्ट मिलता है? एक राइट जा रहा है, दूसरा लेफ्ट आ रहा है, कोलिजन हुआ, एक ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। एक अपवर्ड जा रहा है उस वायर में, एक डाउनवर्ड जा रहा है, अचानक दोनों में कोलिजन हुआ, तो रिजल्टेंट कितना मिला? 0। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वायर है तो वायर में 100 चार्जेस हैं, तो सपोज करो कि प्लस 50 हमारे पास 50 चार्जेस को 50 चार्जेस ने कैंसिल कर दिया। या तो ऐसे देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में थे, जब उनमें सेल का यूज नहीं हुआ था, तो भी फ्लो कर रहे थे, लेकिन उस फ्लो में एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और थोड़ा सा आगे गया, कोलिजन हुआ। टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना था, बट यहां से यहां गया, दूसरे से कोलिजन हुआ और वो रैंडमली इधर ट्रांसफर हो गया। फिर सडनली ये इस वॉल से कोलाइड होने के बाद फिर ये डाउन साइड आया, फिर कुछ ऐसा आया, फिर वापस आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो कि फ्लो कर रहा था, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर जाता तो हम बोलते हैं कि यहाँ तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम द वन एंड टू द अनदर, विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रैंडम मोशन, एंड इन द रैंडम मोशन इट कोलाइज टू each other, and it's not possible the single electron goes from the one end to the another end. So with the help of the cell it is possible. अब जैसे इसी वायर को जैसे ही हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, and we know that the battery contains the plus as well as minus, this is the higher potential, this one is the lower potential, and the current will flow from the higher potential to the lower potential. This is the direction of current, and the we
we know that the symbol of the current is I. So finally we get that the direction of flow from the direction of current is from higher to lower. ये मुझे डायरेक्शन फ्लो हो गया. तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू किया, इससे होते हुए और आके कहां खत्म हो गया, हायर से चला और लोअर पे आके खत्म हो गया. इसमें आपने पढ़ा था ना पोटेंशियल, कि हम जब भी एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करते हैं, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल. आई होप कि आपको याद होगा डेफिनेशन, कि जब कभी भी यूनिट चार्ज पे हम फोर्स अप्लाई करके एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कि करंट का फ्लो होना शुरू हो गया. जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, करंट फ्लो होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेनर है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने को आता है, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. तो ध्यान से सुनना इस बात को. The heading is what is the direction of electric current. We have two answers. The first one is from the plus to minus direction. हमेशा कहां से होगा, प्लस डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि सर जो करंट है वो हमेशा प्लस से कहा जाता है, माइनस जाता है किसी भी वायर में. सेकेंड आंसर इज करंट की डायरेक्शन. करंट यहां लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, opposite direction of the current, opposite direction, because it flows from the right side to the left side. So we can say that the second answer is direction of, sorry, where is the answer, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट जो हमने बताया आपको फ्रॉम प्लस टू माइनस, इसका एक नाम होता है, बोल सकते हैं हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन, इन द शॉर्ट फॉर्म आई राइट DIR, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. तो अगर कोई पूछते है आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, तो क्या आप आंसर दोगे, फ्रॉम प्लस टू माइनस. और दूसरा आंसर इसी चीज को किस फॉर्म में कह सकते हो, कि करंट के चलने के डायरेक्शन में अपोजिट कौन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलता है. तो दोनों बातें क्लियर कर लो. हमेशा करंट जो है वो प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा करंट के चलने के ऑपोजिट चलते हैं. इज इट क्लियर? हमेशा कहां चलेगा, करंट जिधर जा रहा है, अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से चलेगा, राइट टू लेफ्ट. अगर मैं आपसे बोलता हूं इसी चीज को, जरा ध्यान से सुनना समझना इसको, ये है आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट. अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन, ऐसा न्यूमेरिकल में आपसे बोलेगा, इस बात को ध्यान से समझना. अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन which is flowing from east to west, then what is the direction of current? Again listen to me, what is the direction of current, sorry, what is the direction of electron. इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है और आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट को बताओ. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूं कि ये ईस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां से है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. द लास्ट एग्जांपल इज, अगर मैं कहता हूं आपसे कि करंट की डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताओ. तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है. अगर हमारा करंट का डायरेक्शन साउथ से कहां है, नॉर्थ है, तो इलेक्ट्रॉन का कहां से होगा, नॉर्थ से साउथ होगा. अगर मैं कहता हूं कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो आपका राइट से लेफ्ट है, I am talking about the direction of current. The direction of current is from the right to left. Then what is the direction of the electron? Then the direction of electron is from the left to right. So finally we get the one result here. The flow of electron is in the opposite direction of the current, or we can say that the current is flowing from the opposite direction of the electron. दोनों एक दूसरे से opposite direction में होते हैं. तो न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन रहेगा,
आपको दे देगा, सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को वो मेंशन करेगा और आपसे करेंट का डायरेक्शन डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्टली के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का बता देगा, आप उसको कन्वर्ट करके आप इसको समझ सकते हो। तो ये आपका फिलहाल डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में था। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब हमें ओम्स लॉ पढ़ना है, फिर मैं इस आपको सर्किट को डिफाइन करूंगा कि ये क्या है, कैसे होगा। ओके, सो पहले आपका डाउट मैं पूछ लूं कि ओके, आप लोगों को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। बहुत सिंपल में अगर हम समझे तो मैंने सिर्फ नो सर। मेरी बात सुनो। ओके, अगर बहुत सिंपल में समझे तो मैंने सिर्फ आपको ये पढ़ाया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम प्लस टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी देख के आप समझ सकते हो कि सर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर नेगेटिव। Mute yourself. Sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt. Okay. Now I am going to define the next topic. The next topic is Ohm's law. एक और काम करना, एनसीईआरटी के बुक में जरा आप सर्किट का सिंबल्स होंगे, आप इस टॉपिक को देख लेना, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में होगा सिंबल। सिंबल सेंस आपको 14 और 15 सिंबल्स होंगे आपके बुक में, सबके नीचे नाम लिखा होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ होगा और उसके नीचे लिखा होगा वायर। तो एग्जामिनेशन में अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा, पूछेगा गिव द नेम ऑफ द थिंग्स, तो आपको आंसर क्या देना होगा, दिस इज अ वायर। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये रेजिस्टेंस है, तो अगर ऐसा एक फिगर ड्रॉ होगा तो आपको इसका आंसर क्या देना होगा, दिस इज अ रेजिस्टेंस। अगर आपको ऐसा दे रखा होगा तो आपको इसका आंसर देना होगा, दिस इज अ मीटर। वैसे ही आपको कुछ ऐसा V दे रखा होगा प्लस माइनस करके, दिस इज वोल्ट मीटर। तो आप अपने एनसीईआरटी के बुक को ओपन करना और उस बुक में 14, 15 जितने भी हैं, आप ऐसे सिंबल्स होंगे। सिर्फ क्वेश्चन आपसे बोर्ड में ऐसे पूछ देगा, गिव द नेम ऑफ द थिंग, गिव द नेम, आपको नेमिंग करना होगा। ये फिगर ड्रॉ कर देगा जो मैंने ब्रैकेट में ड्रॉ कर रखा है, और आपसे 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर पूछेगा कि इसका नाम बताना है। तो आप उसको अच्छे से प्रॉपर्ली देख लो, याद कर लो, और वो जितने भी सिंबल्स हैं आपको आगे सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपको वो हर एक टॉपिक, हर एक सिंबल्स यूज होंगे, और जितने बार यूज होंगे आप देखते देखते आपको याद हो जाएगा, तो हमें आगे मिलता है। चलो ओम्स के बारे में जरा बात समझे है क्या। सिंपल सी अगर कॉन्सेप्ट की बात समझे तो आपके घर पे कभी मान लो, अब तो स्टेबलाइजर इनबिल्ट आ रहा है, पहले से आ रहा है, मान लो फैन धीरे चल रहा है, और फैन धीरे चल रहा है तो आपने स्टेबलाइजर से आपने उसका कुछ समथिंग प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि फैन की स्पीड तेज हो गई, ऐसा सबने ऑब्जर्व किया भी होगा। तो आपने क्या देखा, आपने कुछ ऐसा फिजिकल प्रोसेस किया जिसके करने के बाद फैन की वेलोसिटी बढ़ गई। आपने उसको क्या बढ़ाया, आपने उसका वोल्टेज इंक्रीज किया, क्योंकि आप जो आपका वोल्टमीटर है और अमीटर है उससे आप क्या इंक्रीज कर सकते हो, अमीटर से करंट इंक्रीज करोगे और वोल्टमीटर से वोल्टेज। तो उसकी फैन की जो वेलोसिटी वो बढ़ी ना, तो ओम्स लॉ ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद एक रिजल्ट फाइंड किया, the current is directly proportional to the potential. I represent current and V represent here about the potential और voltage. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। बात सही भी है। तो हमारे पास डिवाइस बनाया गया, एक बनाया गया अमीटर, दूसरा बनाया गया वोल्ट मीटर। अमीटर is the device which is measure the value of a current, voltmeter is the device which is measure the value of a voltage. तो जैसे क्लास 9th में आप पढ़े हो ग्रेविटेशनल लॉ में F is directly proportional to the m1 m2 and F is direct inversely proportional to the distance square.
इसको अगर डायरेक्ट एक साथ लिखा जाता है तो हमें क्या मिलता है? वी गेट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. व्हेन वी रिमूव दिस सिंबल then we get a one constant. The name of that constant is capital G, which is called universal constant m1 m2 upon r square. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? हमने एक चीज देखा कि जब कभी भी whenever we remove this proportional sign, this is called proportional sign. Whenever we remove this proportional sign, we have to put a one constant. अगर स्प्रिंग में पढ़ते हैं हायर क्लासेस में तो दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये क्लास 9th में हमने ग्रेविटेशन लेसन में पढ़ा, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स कांस्टेंट. एग्जैक्टली यहां भी आपको एक प्रोपोर्शनल साइन दिख रहा होगा, और ये भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट को यहां पे बैठा के जाएगा. द नेम ऑफ दैट कांस्टेंट इज, ध्यान से देखना, प्रोपोर्शनल साइन हटा, यहां क्या आया? इक्वल. प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया, व्हाट वी गेट हियर इज इक्वल्स टू. देन आफ्टर वी यूज अ वन कांस्टेंट एंड हियर वी यूज आर. ओके, ओह सॉरी, we have to change here. हाँ, बात वही है, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? V लिखा. दिस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा तो क्या आया? R आया और I आ गया. यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, V इक्वल्स टू क्या मिला? IR मिला. फिर से सुनो, ओम्स ने क्या डिफाइन किया था? ओम ने डिफाइन किया था when we increase the first of all, Ohms decide that the potential is directly proportional to the current. अगर मैं इसको twice करूं, if we twice the value of potential, then current will also be twice. If we half this value, then current will also be half. तो जब कभी भी, हमने अभी तुरंत बताया कि हम जब भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, ये प्रोपोर्शनल क्या बताता है? डायरेक्टली रिलेशन बताता है. आप बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, आप डिक्रीज मैं डिक्रीज. तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट को छोड़ के जाता है. उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम क्या है? R. और इससे हमें क्या फॉर्मूला मिला? V is equals to IR. This is the formula which is given by Ohms, and that formula is called the Ohm's law. Here is a one condition, temperature is कांस्टेंट. यहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट रहेगा मैं आपको समझा